अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी हमजा तारिक है और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और टॉपिक डिस्कस करने आए हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल आज का हमारा टॉपिक है। इसके कंटेंट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, तो आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करेंगे। ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ये कॉन्टेंट्स मैंने मैंशन किए हैं। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करेंगे, उसमें डेफिनेशन, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस है, फिर व्हाई अप्रेज परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस, पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस, यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाई कंडक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंटरव्यू अप्रेजल, इंटरव्यू हिंट्स, सैम्पल टर्म्स फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स। ये सारी की सारी टर्म्स आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनसे रेलिवेंट लेक्चर है, काइंडली इसको ज़रूर अटेंड करें ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो चलिए आइए सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके मोराल को बूस्ट करना होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल। लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको अप्रेज करने का ताकि परफॉर्मेंस को अच्छा लेकर आया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके, उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सके या उनको फायर किया जा सके जॉब से, डिसमिस किया जा सके जॉब से। ठीक है, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल का थीम होता है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। A performance appraisal is a systematic process of assessing the performance and progress of an employee on a given job and his potential for future development. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के साथ उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ताकि उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, पोटेंशियल उसके अंदर कितना है, ठीक है, और उसको प्रमोट किया जा सके या डिमोट किया जा सके, उसको असेस किया जा सके उसकी परफॉर्मेंस को। ये बेसिकली हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रोसेस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि वो चीज़ जिसके साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करेंगे या उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। ठीक है, तो वो किस किस तरह से होगी। वो प्रोसेस है सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपने परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना है कि आप एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर काम करता हूं तो मुझसे मेरा बॉस एक्सपेक्ट क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है कि आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, किस बेस पे आप जो है वो परफॉर्मेंस को अप्रेज करोगे या जज करोगे किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। उसके बाद कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड या कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आपने यहाँ पे सेट किए हैं इनको कम्युनिकेट करना है। किन लोगों को? एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना है कि भाई हम आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं या इतनी परफॉर्मेंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेजरिंग स्टैंडर्ड्स। आपके पास ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिसके साथ आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके और एक्चुअल बेसिस पे मेजर किया जा सके जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहा है। उसकी मेजरमेंट, आपकी टेक्निक्स जो यूज़ करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना हो रहा है, ठीक है, उसकी जॉब पे, इन सारी चीज़ों को आप मेजर करेंगे। उसके बाद है कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड क्या होगा? आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने सेट किए गए स्टैंडर्ड के साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको कहेंगे कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसके दो प्रोस्पेक्टिव हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी भी आ सकती है और बुरी भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होगी, आप उसको एवरेज, बैड या उसको जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस या गुड परफॉर्मेंस के साथ एवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, वो मेजरिंग स्टैंडर्ड्स या
जो मेजरिंग स्टैंडर्ड्स या वो टाइप्स या टेक्निक्स की जो बात की है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिसके साथ किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। यहाँ पे देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास है डिस्कसिंग रिजल्ट्स। ये जो रिजल्ट्स को डिस्कस करना है, जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसके रिजल्ट्स और आपकी स्टैंडर्ड की जो परफॉर्मेंस सेट की गई थी, अब आपने उसको डिस्कस करना है एम्प्लॉयज के साथ कि भाई आपकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है, बैड रही है या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड्स। अगर तो परफॉर्मेंस बैड है, आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस टू बी करेक्टेबल, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को कोचिंग, काउंसलिंग, एडवाइस, ठीक है, सेमिनार्स, ये सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं इनको यूज करके आप उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू दैट, अगर आपको लगता है कि ये बेहतर हो सकता, अगर आपको लगता है कि ये बेहतर नहीं होगी तो आप उस एम्प्लॉय को डिसमिस कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड्स के अंदर यही आएगा कि उसकी काउंसलिंग करनी है आपने, उसको आप जो है वो सेमिनार्स के थ्रू या डिफरेंट एडवाइस के थ्रू आप उसकी काउंसलिंग करके उसके परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली उसका प्रोसेस जो यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया है कि एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर असेस किया जाता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो कितना अच्छा काम करता है, उसको आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की और व्हाई अप्रेज परफॉर्मेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल की इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टूल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए और देखने के लिए कि वो इफेक्टिव काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाईली यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस, ये डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डिसीजन किस चीज़ के होते हैं, प्रमोट करना है या नहीं करना, ठीक है, प्रमोशन के और रिटेंशन के, ठीक है, कि उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाए या रिटेन किया जाए वहीं पे जहां वो काम कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डेफिनेट एड टू मैनेजमेंट इन प्रमोटिंग फेयरनेस। अब ये मैनेजमेंट को एक फेयरनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर हर एम्प्लॉय को इक्वली चांस होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करके वो जो है वो प्रमोट हो सकता है और रिटेन हो सकता है पहले वाली पोजीशन पे। अब ये डिपेंड करता है कि वो परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लेकर आता है। डेफिनेटली सी बात है, जितनी अच्छी वो परफॉर्मेंस लेकर आएगा उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसको प्रमोट करके जो है वो सीनियर पोस्ट जो है वो दी जा सके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम जो बात कर रहे हैं वो है व्हाई अप्रेज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को अप्रेज क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है, कि रीजंस क्या हैं। पहली रीजन तो यह है कि प्रमोशन एंड रिटेंशन डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज, ये बड़ी सिमिलैरिटीज सी आपको इस सारे टॉपिक के अंदर नजर आएगी क्योंकि ये मैंने इन डिटेल आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज तो बात जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की इंपॉर्टेंस पे भी खत्म हो सकती है। अच्छा, प्रमोशन एंड रिटेंशन डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को प्रमोट करना है या नहीं करना, वो जिस पोजीशन पे काम कर रहा है उसको वहीं पे काम करने देना है, इसके अंदर एबिलिटी स्ट्रेंथ इसकी इतनी नहीं है कि इसको प्रमोट किया जाए, तो हम के इस वजह से ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल रोल इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है उसको चेक करने के लिए एक सेंट्रल रोल है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये एक सेंट्रल रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो देखें, एक सर्कल होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसकी बेस पे ज़्यादा जो है वो काम करिए। तो अगर उसके अंदर इन एम्प्लॉयज़ का रोल ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा दे रहे हो, तो वो भी यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। फॉर करेक्टिंग डेफिशिएंसीज, अच्छा, इसका एक और फायदा ये भी होता है कि अगर एम्प्लॉयज आपको फील हो रहा है कि ये काम ठीक सही नहीं कर रहे, ये अपनी पोजीशन पे ठीक वर्क नहीं कर रहे, डेफिशिएंसी पाई जा रही है, तो आप डेफिनेटली उसकी जो है वो काउंसलिंग करके उसकी ट्रेनिंग करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पता कहाँ से चलेगा, जब आप परफॉर्मेंस को प्रेज करेंगे। वो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ये 1 साल के लिए भी होती है और 6 मंथ के लिए भी आप इसको परफॉर्मेंस को प्रेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है फॉर करेक्टिंग, इसके बाद है फैसिलिटेट कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग के अंदर बड़ी फैसिलिटेट करती है, यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लाइक स्ट्रेंथ्स,
और वीकनेसेस, उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, इससे इस बात का भी पता चलता है कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, सेमिनार्स या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो कंडक्ट की जानी चाहिए इनके लिए या नहीं की जानी चाहिए। तो ये हमें परफॉर्मेंस को प्रेज करने से पता चलता है। इसको साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि इसका मकसद क्या होता है और परफॉर्मेंस को अप्रेज क्यों किया जाता है। टू हेल्प बेटर करंट परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, इफेक्टिवनेस, ठीक है, एम्प्लॉयज की इफेक्टिवनेस या करंट बेटर परफॉर्मेंस, जो उसकी करंट परफॉर्मेंस वो दे रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज किया जाता है, उसमें हेल्पफुल हमारे लिए साबित होती है। टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल ये रोल प्ले करती है, आपको बताने में कि एम्प्लॉय कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं है। लाइक जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, डेवलपमेंट कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को, उसके कल्चर को चेंज किया जाना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस बेटर हो सके। सेम लाइक दैट कि उसको डेवलपमेंट की जरूरत है या नहीं। टू डिटरमाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए कि डेवलपमेंट को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड्स हैं या नहीं है, सेम ऑब्जेक्टिव है। टू गिव एम्प्लॉय फीडबैक एंड काउंसल देम, एम्प्लॉयज इससे फीडबैक देते हैं या एम्प्लॉय से फीडबैक आपको मिलती है कि उन्हें काउंसलिंग की जरूरत है, उन्हें ट्रेनिंग की वर्कशॉप की जरूरत है या नहीं है। अगर एम्प्लॉयज में कहीं पे डेफिशिएंसी पाई जाती है और मैनेजमेंट को इस बात का पता चलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ, वो आइदर 6 मंथ्स के बाद इसको चेक करें या साल के बाद चेक करें, तो वो इस अपनी परफॉर्मेंस को इसको बेटर करके ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो सकती है और एम्प्लॉयज भी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने आप को परफॉर्मेंस को बेटर करके। ओके, टू रिसीव टू रिव्यू परफॉर्मेंस फॉर सैलरी पर्पस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी इज द मोस्ट, जो है जिसको कहते हैं कि एफिशिएंट सोर्स होता है एम्प्लॉयज के लिए, कि उसी के लिए ज़्यादा लोग काम करते हैं। कुछ जो है वो अपनी डिवोशन के लिए भी काम कर रहे होते हैं, पैशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो सैलरी उसकी वहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन सोचें तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है आप उसकी प्रमोशन भी करते हैं, सैलरी भी इंक्रीज करते हैं, और एक नहीं सही काम करता तो आप उसको ना प्रमोशन करते हैं ना उसकी सैलरी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव पाया जाता है हमारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल था। नाउ वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कि वो उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज कहाँ कहाँ और किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि एक हमने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, दूसरा है डेवलपमेंट एक्शन। ये दो तरह से एक्शन, ये दो तरह से हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के यूजेस हैं। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, दूसरा डेवलपमेंट एक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल से कौन से काम कर सकती है, किन चीज़ों को बेहतर कर सकती है। अगर खराब परफॉर्मेंस है तो उसको बेहतर कर सकती है, अगर कुछ और है तो वो। और डेवलपमेंट एक्शन में कि हम उस खराब परफॉर्मेंस को डेवलप कैसे कर सकते हैं या उस एम्प्लॉय को डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसमें चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को देख लेते हैं। डिसमिसल फ्रॉम वर्क, उसको उसके काम से निकाला जा सकता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी खराब है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का यूज ये हमें बताता है कि हम उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को जॉब से फारिग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पता चलता है। अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर अगर वो परफॉर्मेंस बार बार लो आ रही है और वो हैबिचुअली लो आ रही है, उसकी आदत बन चुका है कि वो काम करता ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कंपनसेशन एडजस्टमेंट, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है कंपनसेशन में, काम उसको पैसे कम मिल रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कंपनसेट कर सकती है उसको, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लॉस हो रहा है या वो उसको कहीं नुकसान हो रहा है या वो कम सैलरी मिल रही है, तो वो कंपनसेशन एडजस्टमेंट की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से परफॉर्मेंस अप्रेजल से। अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो ज़्यादा कंपनसेट, अगर कम परफॉर्मेंस है तो कम कंपनसेट या लो कंपनसेट। प्रमोशन एंड डिमोशन,
इस बेस पे प्रमोशन भी की जा सकती है और डिमोशन भी की जा सकती है। उसको अगर मैनेजर है तो उसको सबऑर्डिनेट भी बनाया जा सकता है, असिस्टेंट मैनेजर बनाया जा सकता है, और अगर वो मैनेजर है तो उसको जो है वो सीनियर मैनेजर बनाया जा सकता है, या वो उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रमोशन और डिमोशन हो सकती है। ट्रांसफर्स का भी फैसला किया जा सकता है। अच्छा, इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि ट्रांसफर उसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको हम किसी ऐसे प्लांट पे ट्रांसफर किया, ऐसी जगह ट्रांसफर कर देते हैं कि जहाँ पे काम जो है वो कम हो रहा हो या लोग इतने एक्टिव ना हो, तो वहाँ जाके अच्छा काम करता है, अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों को भी जो है वो एग्री करता है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी दें। एक तो ये, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर वो काम अच्छा नहीं करता है, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ खराब है, तो उसको हम ये सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन कि इसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वहाँ पे जाके काम करे, उसको पता चले कि काम कैसे होता है, यहाँ पे वो इजी इन्वायरमेंट में काम करे। तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की तरफ से हम ये वाले एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट एक्शन परफॉर्मेंस अप्रेजल के यूजेस के अंदर हमें आता है कि डेवलपमेंट एक्शंस कौन से लिए जा सकते हैं। करियर प्रोग्रेशन, उसकी करियर प्लानिंग की जा सकती है, प्रोग्रेस करवाया जा सकता है कि अगर वो कहीं पे लैकनेस पाई जा रही है तो उसको जो है वो बढ़ाया जा सकता है, कल्चर या उसका ट्रेंड या उसकी हैबिचुअल जो आदतें हैं उसको चेंज किया जा सकता है, उसके करियर पे फोकस किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा गाइड करके, मोटिवेट करके, वर्कशॉप अटेंड करवा के, ये सारे के सारे प्लान जो है वो किया जा सकता है, उसकी करियर प्लानिंग हो सकती है। ठीक है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, इससे हमें ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। कहीं पे आपको लगता है कि आपको काम नहीं आता या आप खराब काम कर रहे हो तो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें ये पता चलता है। कोचिंग, मेंटरिंग, ये कोचिंग एंड मेंटरिंग देखें, एक टीम की भी कोचिंग होती है। क्यों कोचिंग क्यों करते हैं? ताकि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान टीम के अंदर कोचेज क्यों हायर करते हैं? इस वजह से कि उसकी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसको खेलना कैसे है, उसको किस तरह से प्ले करना है गेम को, सेम लाइक दैट के काम कैसे करना है, उसकी कोचिंग। ठीक है, मेंटरिंग, मेंटर हायर के वो आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोचिंग की जा सकता है कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है इससे हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने का भी मौका मिलता है कि हमारे अंदर या एक एम्प्लॉय के अंदर उसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, वो कौन सा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ उसका स्ट्रॉन्ग है जिसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय जो है वो क्लरिकल वर्क बड़ा अच्छा करता है, जबकि अगर उसको हम मार्केटिंग का वर्क देते हैं तो वो एक अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो उसकी स्ट्रेंथ क्लरिकल वर्क है और उसकी वीकनेस जो है वो मार्केटिंग साइड है। या कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं जो कि आपने फाइंड आउट करनी है और हमें कमेंट्स के अंदर बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हु कंडक्ट अप्रेजल, अप्रेजल को कंडक्ट कौन करेगा? ठीक है, कौन लोग कंडक्ट कर सकते हैं इसको? इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि सुपरवाइजर रेटिंग देयर एम्प्लॉयज। इसमें सुपरवाइजर जो होगा वो अपने एम्प्लॉयज को रेट कर सकता है, एक पर्सपेक्टिव ये है। ठीक है, सुपरवाइजर मतलब अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज कर सकता है। दूसरा ये है कि एम्प्लॉयज रेटिंग देयर सुपीरियर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वो अपने सुपीरियर्स को रेट करते हैं कि जी ये वाला बंदा या ये पर्सन एम्प्लॉय जो है या सुपीरियर हमारा, इसकी परफॉर्मेंस इतनी है, उसको रेट करते हैं। ठीक है, टीम मेंबर्स रेटिंग ईच अदर, एम्प्लॉयज जितने भी काम कर रहे होते हैं ग्रुप के अंदर या एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो आपस में एक दूसरे को रेटिंग करते हैं कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, तुम इतना अच्छा काम करते हो, उसकी परफॉर्मेंस रेट की जा रही होती है आपस के अंदर। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयज रेटिंग देमसेल्व्स, आप या एम्प्लॉयज खुद को वोट कर रहे होते हैं, खुद को रेट कर देते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि ये काम मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात जो होती है ना कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, अपनी ही परफॉर्मेंस को खुद जज करना है आप। ठीक है, तो एक पर्सपेक्टिव ये होता है। आउटसाइड सोर्सेज रेटिंग देयर एम्प्लॉयज, आउटसाइड सोर्सेज रेटिंग देयर एम्प्लॉयज कि आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को हायर करते हैं, वो आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को रेट करता है, ये इसकी परफॉर्मेंस इतनी, वो जज करेगा, वो उसको देखेगा, उसके काम को देखेगा, उसकी स्टेटमेंट्स को देखेगा, बहुत सारी चीज़ों को वो नोट करने के बाद उस पर अपना ओपिनियन देगा या उस पर रेटिंग करेगा एम्प्लॉयज को। तो ये तो था हु कंडक्ट अप्रेजल्स। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। टाइप्स ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू, जो अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं वो कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं उनकी। अच्छा, आप सबसे पहले नंबर पे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल आपने कंडक्ट किया, वोटिंग में ये आया, रेटिंग में ये है कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो इसको
प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोटेबल, सेटिस्फैक्ट्री एंड प्रमोटेबल, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसको आगे नेक्स्ट जो है वो प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट रैंक दिया जा सकता है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, ये फर्स्ट है एंड दैट इज सेकंड। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है बट अनप्रमोटेबल, परफॉर्मेंस से मुतमिन है, परफॉर्मेंस जितनी भी आई है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को मीट करिए, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। अनप्रमोटेबल परफॉर्मेंस है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है कि उसको जो पोजीशन या रैंक और दे दिया जाए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है अनसेटिस्फैक्ट्री, परफॉर्मेंस ही अनसेटिस्फैक्ट्री, आप सेटिस्फाइड ही नहीं है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से, लेकिन करेक्टेबल, उसको काउंसल करके, उसको एडवाइस करके, उसको उसकी परफॉर्मेंस को एम्प्लॉय की बेटर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है अनसेटिस्फैक्ट्री एंड अनकरेक्टेबल, ऐसी परफॉर्मेंस है जो अनसेटिस्फैक्ट्री भी है, जो क्राइटेरिया उसको भी मीट नहीं कर रही, और उसको जो है वो करेक्टेबल भी नहीं है, उसको एडवाइस करें या उसको आप वर्कशॉप दें, ट्रेनिंग दें, वो फिर भी करेक्ट होने वाली परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ अप्रेजल्स इंटरव्यू, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री बट अनकरेक्टेबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, ये लास्ट स्टेज है उसकी, उस परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो ये आपको होप्स हो समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रेजल्स इंटरव्यू हिंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि अप्रेजल इंटरव्यू की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री है, प्रमोटेबल, नॉट, वो हमने भी डिस्कस किए हैं। तो अप्रेजल इंटरव्यू हिंट्स कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल इंटरव्यू करना है तो उसमें किन बातों का आपने ख्याल रखना है और किन बातों का आपने जो है वो उन पर फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है। डू दैट, ये काम आपने करने हैं। सबसे पहले प्रिपेयर जॉब इंटरव्यू, आपको जॉब इंटरव्यू के अबाउट आप प्रिपेयर हो। जिस एम्प्लॉय से आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिस पर्सन से आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए और आपको उसके अबाउट कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि आप वहां पे इजीली उस पर्सन का इंटरव्यू कर सकें और वहां पे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके लिए, ठीक है। तो जॉब इंटरव्यू के लिए आप पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, आपका फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस पर होना चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है या जिस चीज के लिए आपने परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, जिस बेसिस पे, जिस स्टैंडर्ड्स पे आपने परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना है, जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं उस पे आपका फोकस होना चाहिए, उस परफॉर्मेंस पे आपका फोकस होना चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस या आपके क्वेश्चंस इधर उधर नहीं जाने चाहिए उस परफॉर्मेंस सेट के। बी स्पेसिफिक अबाउट रेटिंग एंड फीडबैक, जब आपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना है या परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है तो आपने स्पेसिफिक होना रेटिंग करते हैं। जो आप उसको फीडबैक देंगे या जो आप रेटिंग करेंगे वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो एक ऐसे नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत लंबी सी कोई तकरीर नहीं होनी चाहिए। बी स्पेसिफिक ऑन दैट टॉपिक कि जो रेटिंग करनी है। लाइक जब हम स्केल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वो डिफरेंट स्केल्स हैं जिसमें आप 1 से 5 तक रैंक कर सकते हैं एम्प्लॉय को, उसको सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइड, या मतलब इस तरह की जो है रैंकिंग कर सकते हैं। डेवलप अ फ्यूचर इंप्रूवमेंट प्लान, आपके पास फ्यूचर इंप्रूवमेंट प्लान होना चाहिए कि आपने अगर इंप्रूवमेंट करनी है उस एम्प्लॉय की, जैसे हमने वहां पे देखा था कि अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है लेकिन करेक्टेबल है तो उसको करेक्ट भी तो करना है ना। तो उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेटर आप किस तरह से कर सकते हैं। रीइंफोर्स एम्प्लॉय सक्सेस, आपका फोकस एम्प्लॉय की सक्सेस पर होना चाहिए, उसके फेलियर पर नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ट्राई करें कि अगर उसकी परफॉर्मेंस की सक्सेसफुल होने के लिए आप जो है वो उसको मोटिवेट करें या उसका मोराल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें ताकि वो और ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई कर सके, आपको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो आपका सक्सेस पे फोकस होना चाहिए एम्प्लॉय की। ये काम आपने नहीं करने। डू नॉट टॉक टू मच, आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी, मतलब पर्सनल बातें शुरू हो जाएं, लंबी लंबी तकरीरें शुरू हो जाएं करना एम्प्लॉय के साथ, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। लेक्चर द एम्प्लॉय, आपने लंबे लंबे लेक्चर्स भी नहीं देने एक टॉपिक पे कि आपको ये करना चाहिए था, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती, आप ये करते तो परफॉर्मेंस अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन एंटायरली ऑन नेगेटिव जॉब, आपके क्वेश्चंस कंप्लीटली जो है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ नहीं जाने चाहिए कि आप उस जॉब के हर नेगेटिव पहलू को आप बताएं कि आपने ये काम गलत किया, आपने वो काम भी गलत किया, आपकी परफॉर्मेंस वहां भी अच्छी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है।
थिंक द एम्प्लॉय हैज ऑलवेज, और ये भी माइंड में नहीं रखना कि आप एम्प्लॉय जो है वो हमेशा से एग्री होगा, आप जो कहेंगे वो वैसे करेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपने जो है वो अपने माइंड में नहीं सोचना, ठीक है। कंपेयर द एम्प्लॉयज विद अदर्स, ये सबसे बड़ा जो ब्लंडर इंटरव्यू के वक्त करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के वक्त, वो ये करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ भी, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ ये थी, तुम्हारी परफॉर्मेंस ही, वो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, ये एम्प्लॉय अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपकी परफॉर्मेंस उस बंदे से अच्छी नहीं आई, उस पर्सन से अच्छी नहीं आई, उस एम्प्लॉय से अच्छी नहीं आई, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये सारे काम जो हैं ये आपने नहीं करने, ठीक है। सैंपल टर्म फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। सैंपल टर्म फॉर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड, वो टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस की हैं जो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं, ठीक है, कि एक कंपनी स्टैंडर्ड को डिफाइन करी कौन सी टर्म्स यूज करती है। फर्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बियॉन्ड द गेट्स है, ठीक है, कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती थी उससे भी बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, आपने एक चीज एक्सपेक्ट की होती है कि ये पर्सन जो है वो इतनी परफॉर्मेंस देगा, या एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है इतनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, उससे थोड़ा सा आगे चला जाता है, उससे एक्सीड कर जाता है आपके सेट स्टैंडर्ड से, उसको आप कहते हैं एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। आउटस्टैंडिंग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड जब करता है तो उसको एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक ये स्टैंडर्ड होता है, टर्म होती है। थर्ड टर्म होती है मीट्स एक्सपेक्टेशन, जो क्राइटेरिया या जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसको फुलफिल कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड मीट्स एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है। फोर्थ वन इज बिलो एक्सपेक्टेशन, जो परफॉर्मेंस या जो स्टैंडर्ड सेट किया था परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की उससे बिलो है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उस स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस जब बिलो आती है तो उसको आप बिलो एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कि जो क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती, वो करेक्टेबल होती है लेकिन वो क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। अनसेटिस्फैक्ट्री, इस कंडीशन के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ही खराब है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, इसको जो है आप आखिरी स्टेज कह लें कि आपकी जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल किसी भी हालत में अच्छी नहीं आ रही है, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन होती है तो हमें कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि हम उसको दूर कर सकें और वो टॉपिक आपको समझा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।